हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू मंथ की मैगजीन के साथ। तो विज़न है इसकी करंट अफेयर्स है, जो कि अब हम लोग स्टार्ट करेंगे सितंबर मंथ की। आई नो कि अगस्त मंथ की कुछ टॉपिक आपकी बची हुई है, जैसे सोशल इश्यूज़ की एक लेसन आई है, तो और भी आएगी और सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। आप लोग टेंशन मत लीजिए। बट न्यू मैगजीन आ चुकी है, तो चलिए इसकी शुभ शुरुआत कर लेते हैं। क्योंकि चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पॉलिटी के साथ, जो कि हमारा एज यूजुअल होता है। पॉलिटी एंड गवर्नेंस में हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे मिशन कर्मयोगी। बहुत ही बड़ी ये आपकी मिशन यहाँ पे लाई गई है, कुछ अच्छी खासी यहाँ पे बात की गई है, ब्यूरोक्रेट से रिलेटेड है। तो आप लोग के भी फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग भी यूपीएससी एस्पिरेंट हो। तो ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। सेकंड है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है उसको टैकल करने का कोशिश किया जा रहा है। तो काफ़ी शानदार आर्टिकल इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही कुछ आपको न्यू पता चलेगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और आपका इंटरेस्टिंग भी है। उसके बाद केशवानंदन भारती केस के बारे में देखेंगे, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूज़ में क्यों है ये भी आप लोग को उसी समय पता चल जाएगा। क्वेश्चन आवर इस बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि जब मानसून सेशन स्टार्ट हुआ था तो इसमें क्वेश्चन आवर को कट किया गया था, तो इसलिए इसके बारे में डिटेल में देखने वाले। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगा। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्राम है इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। फिर से एक बार आपका आ चुका है, तो रिवीजन काफ़ी पॉइंट्स का हो जाएगा। और काफ़ी अच्छा ये एक आर्टिकल मुझे लगा कि क्राइम इन इंडिया 2019 का रिपोर्ट है। इंपॉर्टेंट डेटा है, डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में और मेंस में आपसे पूछा जाएगा। प्रीलिम्स में तो आपसे पूछा जाएगा, मेंस में आप इसको इनपुट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बिल्कुल न्यू स्टार्ट के साथ। फ्रेश करते हैं और फ्रेश स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ आप लोग को ये प्रण भी लेना है, प्रॉमिस भी करना है कि आप लोग डेली लेसन देखोगे। यहाँ पे 4 बजे आप लोग की शार्प ये अपलोड हो जाएगी डेली बेसिस पे। साथ ही साथ जो मैं क्वेश्चंस पूछूंगी उसके आंसर भी बताना है, क्योंकि देखिए आप लोग एंड टाइम के लिए रख देते हैं कि प्रीलिम्स जब आएगा उसके 1 महीने पहले 2 महीने पहले सारे मंथ की लेसन पढ़ लेंगे, सारी मंथ की पढ़ लेंगे। बट वैसे आप पढ़ोगे तो जितना फास्ट आप पढ़ोगे उस समय उतना फास्ट आप भूलोगे भी। ये एक प्रोसेस होता है पढ़ने का, भूलने का, पढ़ने का, भूलने का। तो इसको दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं बनाने का। डेली आप लोग पढ़िए, आराम से पढ़िए। डेली इसलिए पढ़ना होता है क्योंकि आप लोग धीरे धीरे चीज़ों को रिवाइज करते जाइए, पढ़ते जाइए, अपने माइंड में सेट करते जाइए। तो इस तरीके से आपको जो है लंबे समय तक कोई भी चीज़ें याद रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए इस मैगज़ीन में आगे बढ़ते हुए यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि विज़न आईएएस से जो है टॉप 10 में से 7 का सिलेक्शन हुआ है। ये मैगज़ीन बहुत सारे टॉपर्स ज़रूर इसको रिकमेंड करते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से ये फ्रेम भी किया गया है। तो यहाँ पे जो सेकंड रैंक है ये है जतिन किशोर, थर्ड रैंक है प्रतिभा वर्मा, 6th रैंक है यहाँ पे विशाखा यादव, एंड 7th रैंक है यहाँ पे आपके गणेश कुमार भास्कर, 8th रैंक है यहाँ पे अभिषेक सरफ, 9th है यहाँ पे रवि जैन, और 10th है यहाँ पे संजीता महापात्रा। तो ये तो हो गए यहाँ पे 7। लेकिन नेक्स्ट ईयर आप लोग की फ़ोटो यहाँ पे बस प्रिंट हो जाए, ये आप लोग को एक इंस्पिरेशन लेकर चलना है कि ऐसा आप लोग को स्टडी करनी कि 2021 में बस आपका यहाँ पे बोलबाला हो और इस तरीके से इनकी जगह आपकी पिक्चर हो। ठीक है, तो बस जोश हाई रखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से स्टार्ट करते हैं मिशन कर्मयोगी। समझने की कोशिश करते हैं कि ये टॉपिक न्यूज़ में क्यों था। क्योंकि कैबिनेट के द्वारा अभी अप्रूव किया गया है मिशन कर्मयोगी, एक नेशनल प्रोग्राम है, वो भी सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आप लोग के काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। साइलेंट फीचर्स देख लेते हैं कि मिशन कर्मयोगी में क्या क्या यहाँ पे रखा गया है। सबसे पहले फिनेंशियल एलोकेशन की ही बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज़ हैं। इनको कवर करने के लिए एक सम ऑफ यहाँ पे 510 करोड़ रुपीज़ जो है वो यहाँ पे स्पेंड किया जाएगा, वो भी 5 साल में। यानी कि 2020 से स्टार्ट होगा, 2025 तक ये चलेगा। 5 साल में यहाँ पे 510 करोड़ रुपया यहाँ पे खर्च किए जाएंगे, वो भी अराउंड किसके लिए, तो 46 लाख जो सेंट्रल एम्प्लॉय है उनके लिए। ये जो खर्च किया जाएगा ये पार्टली फंड किया जाएगा, यानी कि आधा आधा। यहाँ पे आप देखोगे कि मल्टीलैटरल जो असिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे 50 मिलियन यूएसडी डॉलर का जो है मल्टीलैटरल असिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे फंड किया जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि गाइडिंग प्रिंसिपल क्या रखा गया है इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे जो रूल बेस्ड था, पहले का जो प्रिंसिपल था, सिद्धांत था, उसमें रूल बेस्ड था। अब उसको यहाँ पे ट्रांजिशन करके रोल बेस्ड यहाँ पे लाया गया है। यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें पहले रूल्स थे, उन रूल्स के बेसिस पे यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता था। बट अब जो रूल्स थे उसको हटा के यहाँ पे रोल बेस्ड कर दिया गया। जितने भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर होंगे उनका क्या रोल है, उनके ऊपर यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यहाँ पे रखा जाएगा। साथ ही यहाँ पे सारे एलोकेशन, जो सिविल सर्वेंट का जो एलोकेशन होता है, उनके काम को यहाँ पे देखा जाएगा, उनके कॉम्पिटेंस को यहाँ पे मैच किया जाएगा, जो भी उनके पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है। अब आप लोग देखते हो कि एक सिविल सर्वेंट होते हैं, वो डिफरेंट पोस्ट में जाते हैं, तो उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग
क्या क्या वो काम कर रहे हैं, और वो अगर जो काम कर रहे हैं क्या वो इस मिशन कर्मयोगी के जो भी गाइडिंग प्रिंसिपल है क्या उसके तहत वो कॉम्पिटेंस है, क्या उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये चीज़ देखना होगा। साथ ही यहाँ पे पहले सेकंड चीज़ है कि ऑन साइट लर्निंग पे एम्फेसाइज करना है। यानी कि यहाँ पे ऑन साइट लर्निंग क्या होता है कि जहाँ पे भी कुछ काम हो रहा है, जैसे आप लोग देखते हो कि कोई माइनिंग का काम हो रहा है, तो सीधे आपको माइनिंग के जहाँ पे काम हो रहा है, इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है या फिर लीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ पर जाकर आपको देखना है। और साथ ही साथ वहाँ पर जाकर आप लोग को क्या क्या चीज़ की इंस्पेक्शंस करनी है, किस किस चीज़ को जानना है और समझना है, वो लर्निंग आपकी जो है फील्ड वर्क में होनी चाहिए, ऑन साइट होनी चाहिए। जैसे आप लोग देखते हो कि अभी अगर आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करोगे, लबासना जाओगे, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है। लबासना में आपका ट्रेनिंग होता है 3 महीने का, वहाँ पे एक अच्छा कोर्स होता है, फाउंडेशनल कोर्स कहते हैं, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताई जाती पढ़ाई जाती है। उसके बाद आपका भारत दर्शन होता है, जो कि आपको पूरे ऑल ओवर द इंडिया में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पर आपको घुमाया जाता है, समझाया जाता है। तो वो एक तरीके का ऑन साइट लर्निंग आप कह सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि फोकस कहा जा रहा है कि उस ऑन साइट लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वो कुछ शॉर्ट ड्यूरेशन का ही होता है। लेकिन जो ऑफ साइट लर्निंग होती है, जो क्लासरूम में बैठा कर जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो साइट्स पे ले जाकर बच्चों को पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, वो बहुत कम होता है। तो अब क्या होगा कि क्लासरूम में कम टाइम देना है, साइट्स में जाकर उनको बताना है, वहाँ पे सिखाना है, वहाँ पे समझाना है, इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया जाएगा। एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा जिसमें कि ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को शेयर किया जाए, यानी कि लर्निंग मटेरियल्स हो, इंस्टीट्यूशन हो और पर्सनल हो, उन सबको यहाँ पे शेयर करना है। साथ ही यहाँ पे जो है सारे जितने भी सिविल सर्वेंट पोजीशंस है उनको कैलिब्रेट करना है। एक यहाँ पे एक अच्छा खासा अप्रोच होना चाहिए कि रोल, एक्टिविटीज़ और कॉम्पिटेंस का एक अच्छा खासा जो है फ्रेमवर्क बनाना है। यानी कि जितने भी सिविल सर्वेंट है उनका क्या क्या रोल है, वो किस तरीके का एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और उनका कितना कॉम्पिटेंस है। कॉम्पिटेंस कहने का मतलब है कि जो भी यहाँ पर प्रिंसिपल रखा गया है, गाइडिंग प्रिंसिपल है, जिस सिद्धांत पर काम करने के लिए कहा जाता है सिविल सर्वेंट को, क्या उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये इस तीनों पे यहाँ पे देखना होगा, ये अप्रोच लेकर चलना होगा। सारे सिविल सर्वेंट को एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड करना है कि वो अपने बिहेवियर, फंक्शनल और जो डोमेन कॉम्पिटेंस है उसको यहाँ पे बिल्डअप करें और स्ट्रेंथन करें। कहने का मतलब है कि बिहेवियर कॉम्पिटेंस, बिहेवियर आप लोग समझ रहे हो कि आज की डेट में आपका जैसा भी बिहेवियर है, जितने बजे आप सो के उठते हो, जब मन किया जो भी खा लिए, जब मन किया आप फ़ोन कॉल रिसीव किए या फिर नहीं रिसीव किए, पढ़ने का मन किया पढ़े नहीं किए, अपने ड्यूटी को परफॉर्म किए नहीं किए, वो अभी आपके ऊपर है। लेकिन जैसे ही आप एक सिविल सर्वेंट बनते हो, आपके ऊपर पूरा रूल्स रेगुलेशंस का एक भंडारा आ जाता है। कहने का मतलब है कि एक बंच ऑफ रूल्स रेगुलेशन होता है, आपको उसके अंदर ही काम करना होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, काइंड ऑफ प्रोटोकॉल कह सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि सिविल सर्वेंट को जिस तरीके से कहा जाता है कि आपको रूल्स रेगुलेशन है, यानी कि आपको अपनी ड्यूटीज़ को इस तरीके से परफॉर्म करना है, बाकायदा आप शपथ भी लोगे कि आप अपनी ड्यूटीज़ को कैसे परफॉर्म करोगे। साथ ही साथ आपको एक आपका कुछ रूटीन होता है, बिहेवियर एक होता है कि अपने बिहेवियर को आपको बिल्डअप करना है। आप देखते हो जितने भी सिविल सर्वेंट होते हैं कितने पोलाइट होते हैं, कितना समझदार होते हैं, कितने सहनशीलता होते हैं, कितना पेशेंस उनके अंदर होता है। तो ये सारी कुछ क्वालिटीज़ है जो कि आप एथिक्स में भी पढ़ते हो, तो ये सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर आना चाहिए। अपने बिहेवियर को चेंज करना है, अपने फंक्शनल एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ाना है, डोमेन जो कॉम्पिटेंस है, ये सारी चीज़ों को लेकर आना है जो कि एक सिविल सर्वेंट के अंदर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स और जो डिपार्टमेंट होते हैं उनको डायरेक्टली यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं अपने रिसोर्सेज को, वो भी यहाँ पे एक कॉमन इकोसिस्टम को क्रिएट करने के लिए। साथ ही यहाँ पे जितने भी बेस्ट इन क्लास लर्निंग कंटेंट क्रिएटर्स को जो है यहाँ पे आपका इंक्रेज करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एकदम बेस्ट से बेस्ट यहाँ पे क्लास लर्निंग कंटेंट जो है वो होना चाहिए, जिसमें कि क्या क्या है, तो पब्लिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होनी चाहिए, कुछ अच्छे यूनिवर्सिटीज़ होनी चाहिए जिसमें कि बेटर तरीके से जो है ना यहाँ पे उनको ट्रेनिंग मिल सके और लर्निंग कंटेंट उनको मिल सके। साथ ही साथ ये जो प्रोग्राम है ये आपका डिलीवर किया जाएगा। यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है जिसको कि IGOT कहा जा रहा है, कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है। क्योंकि आप देखते हो कि अब जितने भी स्कीम लाए जा रहे हैं उसमें एक अलग एंगल है, एक डिजिटल आपका एंगल देखने को मिलेगा जिसमें कि कुछ पोर्टल है, कुछ वेबसाइट है, कुछ ऐप है, इस तरीके का बना दिया जा रहा है जिससे क्या होता है कि बेटर तरीके से आपका जो स्कीम है ना उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, बेटर तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। घर बैठे आप लोग जहाँ पे भी हो अपने दफ्तर में बैठ के आप उसको मॉनिटर कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या है कि एक इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग है, IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू यहाँ पे इस प्रोग्राम को डिलीवर किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे आप देखोगे कि डिजिटल ई लर्निंग मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। कुछ और अगर सर्विस मैटर देखें, जैसे कि यहाँ पे आपका 1 सेकेंड जो प्रोबेशन पीरियड है उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन, कहाँ कहाँ पे सिविल सर्वेंट को डिप्लॉय करना है, किस किस कैडर में उनको देना है, साथ ही क्या क्या उनका काम होना चाहिए। सॉरी अगेन,
नोटिफिकेशन जो वैकेंसी होते हैं उनके नोटिफिकेशन निकालना, ये सारी चीज़ यहाँ पे इस पोर्टल में आपको देखने को मिलेगा। यानी कि कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो है मेनली यहाँ पे सिविल सर्वेंट रिक्रूटमेंट के लिए, सिविल सर्वेंट के काम के लिए, सिविल सर्वेंट के डिप्लॉयमेंट के लिए, प्रोबेशन पीरियड के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे बनाया जा रहा है, जो कि ऑनलाइन किया जाएगा। एक एप्रोप्रिएट आपको मॉनिटरिंग और इवोल्यूशन फ्रेमवर्क देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे परफॉर्मेंस इवोल्यूशन होगा। सारे यूज़र्स जो कि इस कर्मयोगी प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे, वो यहाँ पे परफॉर्मेंस को यहाँ पे उनका देखा जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे इवोल्यूशन फ्रेमवर्क है और मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क है, जिससे कि आप देखो कि क्या होगा कि एक डैशबोर्ड व्यू होगा। यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का जितने भी यहाँ पे परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उसमें एक डैशबोर्ड होगा। डैशबोर्ड कहने का मतलब है कि जैसे आप लोग कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हो अपना, तो वहाँ पे अपना जब आप आईडी या पासवर्ड डालते हो तो उसके बाद जो आपका पेज ओपन होकर आता है वो एक आपका बेसिक पेज होता है, जिसको हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला है कि प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल यहाँ पे होगा। इसमें क्या होगा कि ये एक अपेक्स बॉडी होगा, यानी कि सुप्रीम बॉडी देखने को मिलेगा, जिसमें कि डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्शंस दिया जाएगा कि सिविल सर्वेंट का क्या यहाँ पे टास्क है, यानी कि सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या टास्क है, कैपेसिटी बिल्डिंग करने के लिए क्या क्या टास्क है। तो ये डायरेक्टली यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल के थ्रू दिया जाएगा। और इसको चेयरमैन इसके कौन होंगे, तो ऑब्वियसली कि प्राइम मिनिस्टर होंगे। इसमें कौन कौन लोग होंगे, तो कुछ सिलेक्शन यहाँ पे आप देखोगे कि यूनियन मिनिस्टर्स को होगा, कुछ चीफ मिनिस्टर होंगे, कुछ एमिनेंट यहाँ पे आपके पब्लिक ह्यूमन रिसोर्सेज प्रैक्टिशनर होंगे, कोई अच्छे खासे थिंकर होंगे, ग्लोबल थॉट लीडर होंगे, पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज होंगे। तो ये सारे लोग होंगे जो कि यहाँ पे आपका इंक्लूड होंगे इस काउंसिल में। सेकंड है कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन बनाया जाएगा। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्या होता है, मतलब कि कमीशन तो छोड़िए, ये अलग से बनाया जा रहा है, बट व्हाट इज़ कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग कहने का मतलब है कि आप अपने कैपेसिटी को किस लेवल पे जाकर जो है बिल्डअप करते हो। आज की डेट में अगर आप कह रहे हो कि 2 घंटे पढ़ने के अलावा मेरे पास और कोई एनर्जी नहीं होता है, मेरे अंदर इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है। आप अगर मैं 5 स्टूडेंट का यहाँ पे बात करूँ तो मान लीजिए कि कोई 5 स्टूडेंट है, 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है और ये 5 है, ठीक है। ये सब यहाँ पे ग्रेजुएट है को डिफरेंट फील्ड से, लेकिन कुछ का यहाँ पे मन है कि चलो बैंक में जाते, ये मेरी कैपेसिटी है, यानी कि मैं इतना ही पढ़ सकता हूँ, 3 ही सब्जेक्ट में पढ़ सकता हूँ और बैंक की एग्जाम को क्लियर कर सकता हूँ। सेकंड है कि चलो रेलवे में चले जाते हैं। थर्ड है कि थोड़ा और मेहनत करते हैं, एसएससी भी पढ़ लेंगे। फोर्थ है कि नहीं, स्टेट पीसीएस तक ही रहेंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं बढ़ सकता। फिफ्थ है कि चलो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। तो ये 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी कैपेसिटी आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी में आप समझो कि कैपेसिटी बिल्डअप करना है, यानी कि चलो 5th वाले जो कैंडिडेट है वो तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उसमें अपने आप जो है कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, चलो उनको यहाँ पे कैपेसिटी थोड़ा और बिल्डअप करें और उनको बोले कि आपकी कैपेसिटी और भी बढ़ सकती है, आप अपने कैपेसिटी को बढ़ाइए और यूपीएससी की प्रिपरेशन कीजिए। वही अगर रेलवे की बात करूँ तो इनको कहा जाए कि आप भी अपना जो है कैपेसिटी बढ़ाइए, एसएससी की प्रिपरेशन कीजिए। एसएससी वाले को कहा जाए कि थोड़ा और यहाँ पे प्रिपरेशन अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए और स्टेट पीसीएस की तैयारी कीजिए। तो इस तरीके से क्या है कि कैपेसिटी बिल्डअप करना है, यानी कि आपके अंदर भी जो है ना थोड़ा कैपेसिटी बढ़ाना है। आप सोचते हो कि मेरी तो इतनी ही कैपेसिटी है, मैं तो एक दिन में 4 घंटा ही पढ़ सकते हो या फिर एक दिन में मैं 2 ही चैप्टर पॉलिटी की पढ़ सकता हूँ, बट ये गलत है। आप अपने आप को जो है इतना ज़्यादा लिमिट नहीं कर सकते, आप थोड़ा अपने आप को बढ़ाइए। कैपेसिटी बिल्डिंग हमेशा होना चाहिए। वैसे ही सिविल सर्वेंट में है, कल आप सिविल सर्वेंट बनोगे, 2-2 3-3 दिन तक कभी कभी ऐसा होगा कि आपको सोने का टाइम भी नहीं मिलेगा, 1 घंटा 2 घंटा, उससे ज़्यादा आप नहीं मिल पाएगा। अगर आपके एरिया में ज़रा सा भी लॉ एंड ऑर्डर अगर डिसऑर्डर हो गया, ठीक है, मेंटेन नहीं हो पाया, तो फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेन चीज़ है कि सिविल सर्वेंट का कैपेसिटी को बिल्डअप करना है। उसके लिए यहाँ पे कमीशन बनाया गया। तो कमीशन का रोल क्या है ये समझते हैं। सबसे पहला है कि यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर का ह्यूमन रिसोर्स जो काउंसिल है उसको असिस्ट करना है कि कैसे यहाँ पे एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान को यहाँ पे अप्रूव करें, यानी कि एक प्लान बनाना है 1 साल का, जिसमें कि और क्या क्या काम यहाँ पे सिविल सर्वेंट को देना है, किस तरीके से उनके साथ कोऑर्डिनेट करना है, और ये जो प्लान है ये बेटर तरीके से इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसको भी टाइम टू टाइम सुपरवाइज करना है। साथ ही साथ फंक्शन सुपरविजन को एक्सरसाइज करना है सारे सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, और जो यहाँ पे सिविल सर्विस की कैपेसिटी बिल्डिंग है उनके साथ यहाँ पे डील भी करना है। साथ ही एक शेयर्ड लर्निंग रिसोर्स होना चाहिए, यानी कि शेयर्ड लर्निंग रिसोर्स क्या, जैसे मैं कहती हूँ कि मेरी इस लेसन को आप लोग शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स में, यानी कि आप जो सीख रहे हो लर्निंग रिसोर्सेज है, यहाँ पे रिसोर्स पॉइंट से जो आपको रिसोर्सेज मिल रहा है उससे आप लर्न तो कर रहे हो, लेकिन उसको शेयर भी कर रहे हो अपने दोस्त बंधुओं के साथ, आप उसको शेयर कर रहे हो, उन लोग को भी सिखा रहे हो। सो दिस इज़ यहाँ पे शेयर्ड लर्निंग रिसोर्सेज है। तो आप लोग देख सकते हो कि जब आप कल को सिविल सर्वेंट बनोगे तो वहाँ पर भी शेयर्ड लर्निंग रिसोर्सेज देखने को मिलेगा, जिसमें कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैसिलिटी होंगे, साथ ही रिसोर्स सेंटर भी होगा।
साथ ही कुछ नॉर्म्स को भी सेटअप करना है कि एक कॉमन यहाँ पे मिड कैरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए सारे सिविल सर्विसेज में। साथ ही कुछ पॉलिसी इंटरवेंशंस को भी सपोर्ट करना है, जो भी यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के एरिया में ज़रूरत है या फिर ट्रेनिंग या फिर यहाँ पे गवर्नमेंट की कैपेसिटी बिल्डिंग करने में ज़रूरत है, तो इन सारी जगहों पे जो है यहाँ पे एक पॉलिसी इंटरवेंशन यानी कि एक अच्छा खासा पॉलिसी यहाँ पे फ्रेमवर्क किया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे कमीशंस का काम है, ठीक है, ये चीज़ समझना है। सेकंड नेक्स्ट यहाँ पे कि स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, यानी कि ये जो आपका बनाया जाएगा कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के तहत इसको बनाया जाएगा, जिसमें कि जितने भी डिजिटल एसेट होंगे उनको ऑपरेट करना और उनको ओन करना, ये यहाँ पे काम होगा। और जो यहाँ पे IGOT है, कर्मयोग जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, उसको भी यहाँ पे ऑपरेट किया जाएगा, वो भी स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा। कोऑर्डिनेशन यूनिट यहाँ पे कौन हेड करेगा, तो कैबिनेट सेक्रेटरी, जो कि यहाँ पे हाईएस्ट होते हैं, यानी कि जब आप लोग सिविल सर्वेंट बनोगे, IAS बनोगे, तो आपका जो सबसे ऊंचा पोस्ट होगा वो कैबिनेट सेक्रेटरी होता है। लेकिन यहाँ पे जो कर्मयोग बनाया गया है, मिशन कर्मयोग है, ये इसका बेनिफिट क्या है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं। अब तक तो हम लोग इसके इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे थे, फ्रेमवर्क देख रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या इसमें डिवीजन होगा, पार्टीशन होगा, कैसे कैसे यहाँ पे मेंबर कमीशंस क्या होंगे, ठीक है। लेकिन अब ये समझिए कि इस तरीके का मिशन कर्मयोग लाया गया है, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा। तो फ़ायदा समझने का कोशिश कीजिए, क्योंकि कल को आपको भी इससे फ़ायदा होगा। सबसे पहला क्या है कि इफ़िशिएंट सर्विस डिलीवरी होगा। आज के डेट में आप देखते हो कि कुछ ऐसे एरिया है, कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे सिविल सर्वेंट सही तरीके से काम नहीं करते। अब अगर मैं बात कर लूँ तो हाथरस रेप केस का ही आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पे क्या हादसे हो रहा है, वहाँ पे कैसे प्रॉब्लम बढ़ रही है, वहाँ के सिविल सर्वेंट को काफ़ी ज़्यादा सस्पेंड भी किया गया, प्रॉब्लम निकल कर आ रही है, और कैसे क्या कांड हो गया, मीन्स उसको तो वही कहेंगे जो पुलिस लोग के द्वारा किया गया वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक एफिशिएंट देखने को नहीं मिलता, लोग करप्शन में डूब गए हैं, लोग गलत काम में ज़्यादा जाने लगे हैं, लोग पॉलिटिशियन के अंदर दबने लगे हैं। तो ऐसे सिविल सर्वेंट अगर काम करेंगे तो फिर कैसे होगा, हमारे देश का भला कैसे होगा, हमारे देश में सच्चाई और इस तरीके की जो चीज़ें हो रही है उसको कैसे रोका जाएगा। सिविल सर्वेंट का तो यही काम है, ठीक है। तो एफिशिएंट सर्विस डिलीवर नहीं हो रहा है, ये वाली बात होती है। तो एक अच्छा खासा सर्विस डिलीवर किया जाएगा, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस में निकल कर आएगा। कहने का मतलब है कि ट्रांसपेरेंसी, जो काम करे सिविल सर्वेंट वो दिखे, पारदर्शी हो। ऐसा नहीं है कि वो क्या काम कर रहे हैं और जनता को पता ही नहीं चल रहा है। जनता के हित में कल को आप जाकर काम करोगे तो आपकी काम इतनी क्लियर होनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर, कि वो सबको दिखनी चाहिए। साथ ही अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, यानी कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेटर तरीके से समझो। आप जो भी काम कर रहे हो, कल को अगर वो सक्सेस नहीं हो रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जो भी अगर आपका काम सक्सेस नहीं हो रहा है। तो ये क्या होता है ना कि यहाँ पे जो गवर्नेंस है, जिस तरीके से आप एक्ट कर रहे हो, जो भी पॉलिसी है, जिसको भी आपको इम्प्लीमेंट करना है, जो भी काम करना है, वो एकदम ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल मैनर में होना चाहिए। रियल टाइम एवोल्यूशन होना चाहिए, गोल ड्रिवन होना चाहिए। जैसे आपका अभी गोल है कि 2021 को तो आपको क्लियर करके लेके ही जाना है, ये आपका गोल होना चाहिए फाइनल, फुल्ली एंड फाइनल। तो एक गोल होता है, उस गोल पे आपको काम करना है, और अभी से आप लोग इस चीज़ को सीखो कि गोल बनाकर उसको काम करना है। ये चीज़ बैठो सोचो कि अगले 2 साल के बाद आपको खुद को कहाँ देखना है, 5 साल के बाद खुद को कहाँ देखना है, उस हिसाब से आप प्लान कीजिए, उस हिसाब से आप वर्कआउट कीजिए। साथ ही सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, यानी कि ऑन साइट लर्निंग हो, सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होगा, यानी कि ऑन साइट लर्निंग। अभी जैसे मैं बताई कि कुछ भी दुर्घटना होता है, जैसे कहीं पे भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी भी लोग के साथ अगर कोई भी तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, कोई भी एक्सीडेंट हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो इसमें क्या है कि सिविल सर्वेंट को वहाँ पहुँचना चाहिए। वहाँ पहुँच के जो लोकल लोग हैं उनसे बातचीत करना चाहिए, उनसे सुनकर उनकी जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट आउट करना चाहिए। हालाँकि ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, लेकिन इस चीज़ को और भी अच्छे तरीके से करना है। और इससे क्या हो पाएगा कि जो सरकार और जो सिटीजन के बीच में जो गैप है ना, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम हो पाएगा। और क्या बेनिफिट है, और यहाँ पे आप देखो कि इंडियन सिविल सर्वेंट को यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा फ्यूचर के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी ड्रिवन लर्निंग होगी। यानी कि देख रहे हो आप लोग कि हर एक स्कीम लाया जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को इंक्लूड किया जा रहा है। डिजिटल वर्ल्ड की हम लोग बात करते हैं, डिजिटाइजेशन की बात करते हैं। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ की जो सिविल सर्वेंट है उनको और स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, उनको और ज़्यादा इस तरीके का ट्रेनिंग दिया जाएगा जिसमें कि टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो। जैसे आज के डेट पे आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस था तो लॉकडाउन लग गया था, लेकिन सर्विलांस करने के लिए सिविल सर्वेंट जितने भी पुलिस वगैरह थे सब कोई ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे थे। वो लोग जगह जगह जा नहीं रहे थे, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे कि वो बहुत बेटर तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पाए, लॉकडाउन की जो भी प्रोविज़न है उसको अप्लाई कर पाए। तो ये कैसे हो पाया, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसी तरीके से क्या है कि जो भी सिविल सर्वेंट है, जैसे कि बहुत सारे लोग जो है ड्रोन कैसे ऑपरेट करना है वो नहीं पता है, या फिर बहुत सारे जैसे फ़ोन वगैरह होते हैं
वो कैसे ऑपरेट करना है ये नहीं समझ पाते। तो रूरल बैकग्राउंड के भी बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं, तो उन लोग को एक टेक्नोलॉजी से जो है फ्रेंडली बिहेवियर उनको लेकर चलना, यानी फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो जिससे कि वो बेटर तरीके से कोई भी टेक्नोलॉजी को किसी भी डिजास्टर में यूज़ कर सकें। साथ ही यहाँ पे कोलैबोरेटिव और कॉमन इकोसिस्टम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो अलग थलग जो काम करते हैं, ये जो कल्चर है हमारे यहाँ, ये कम हो पाएगा। साथ ही जो डुप्लीकेशन का, यानी कि जो डबलिंग का या ट्रिपलिंग का जो यहाँ पे आपका एफर्ट्स है, वो भी कम हो पाएगा। और एक नया वर्क कल्चर होगा, यानी कि काम करने का जो कल्चर है वो कुछ नए तरीके से निकल कर आएगा। साथ ही यहाँ पे जो गैप है जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन का, वो भी यहाँ पे कम हो पाएगा, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि मिड लेवल जो ट्रेनिंग है ना, सारे लेवल में इसकी कमी देखने को मिल रही है। यानी कि एक सिविल सर्वेंट को इस तरीके से ट्रेनिंग देना है कि अगर वो गाँव में जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी सुख सुविधा नहीं मिलता है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी पानी की कमी, बहुत सारी चीज़ों की कमी देखने को मिलेगी, तो वो नहीं मिलता, तो उसमें भी कोई भी सिविल सर्वेंट एग्जिस्ट कर सके। साथ ही ऐसी जगह पे भी जाए जहाँ पे मान लीजिए कि कोई भी फॉरेन कंट्रीज़ में हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करना है, तो कुछ भी ऐसा काम है कोई प्रोजेक्ट के दौरान अगर बाहर भेजना है, तो सिविल सर्वेंट हमारे कंट्री को भी एक बेटर तरीके से उन लेवल पे जाकर जो है, उस लेवल पे, हाई लेवल पे जाके हमें रिप्रेजेंट कर सके। तो इस तरीके का यहाँ पे लेकर चलना है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आपको बेनिफिट्स देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे कंसर्न भी है। प्रोग्राम लाया गया, बहुत अच्छी प्रोग्राम है, बहुत सारी चीज़ें इसकी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न है। कंसर्न सबसे पहला ये है कि चैलेंजेस हैं इंसेंटिव्स लिंक्ड ट्रेनिंग। यानी कि आप लोग देखो कि पहले का जो मेथडोलॉजीज़ था वो परफॉर्मेंस असेसमेंट था, और वो भी आज के डेट में जो है आप देखोगे कि कंसिस्टेंट नहीं रह गया, ना क्रेडिबल है, ना ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पे क्या है कि जो पुरानी मेथड है वो चलते आ रही है और उसमें जो है परफॉर्मेंस असेसमेंट किया जाता है। लेकिन आज के डेट में क्या है कि अगर यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट है वो अगर एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं या फिर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो उनके लिए उनको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। इंसेंटिवाइज करने से क्या होता है कि लोगों में एक्स्ट्रा वर्क करने का और जो एक्स्ट्रा टैलेंट है वो निकल कर आने का, एक्स्ट्रा लर्निंग में उनका फोकस जो है वो ज़्यादा बढ़ पाता है। ओवर सेंट्रलाइजेशन है सिस्टम का, ऐसा नहीं लगा कि पूरी चीज़ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है और ऐसा है कि गवर्नमेंट ही सारा काम करेगी, तो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन देखने को मिला। डाइवर्स जो पब्लिक सेक्टर वर्कफोर्स है, ये ज़रूरत है यहाँ पे, और साथ ही साथ डिसेंट्रलाइज ट्रेनिंग की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ही देखने को मिला। थर्ड है कि जो डिस्टेंस है सेल्फ लर्निंग का, ये यहाँ पे क्या है कि सप्लीमेंट कर पाएगा जो स्किल्स और जो अपडेट नॉलेज है, तो ये एक प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही यहाँ पे होल बर्डन जो है सेल्फ लर्निंग का, वो यहाँ पे ट्रांसफर्ड हो सकता है, वो भी किसमें, तो ओवरलोडेड इंडिविजुअल में, यानी कि जो लोग अपने आप से सीखते हैं, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी ड्रिवन की बात कर रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी ड्रिवन में दो बातें हैं। एक तो है कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है वो समझ पाओगे, दूसरी चीज़ है कि टेक्नोलॉजी और जब मशीन सामने होता है तो हम लोग अपने माइंड का इस्तेमाल उतना ज़्यादा नहीं करते, बस उसको ऑपरेट करने के लिए करते, बट एक्चुअली जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है वो हम लोग नहीं सोचते हैं, बस वो क्या करता है कि मशीन सोचता है। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगा कि यहाँ पे सेल्फ लर्निंग का जो बर्डन है वो आप देखो कि ये ट्रांसफर्ड हो जाएगा, कैसे, ओवरलोडेड इंडिविजुअल में, जिससे कि यहाँ पे जो ओवरऑल जो मोटिवेशन और जो मोरल है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होगा। रेसिस्टेंस की बात की जा रही है, इंडियन ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो ये लार्जली स्टेटस क्यू है, और इसको हम लोग कहते हैं कंजर्वेशन के लिए। यानी कि आप लोग देखते हो कि रेसिस्ट है, यानी कि यहाँ पे जो भी रिफॉर्म्स और जो इनोवेशन है ना, वो ज़्यादातर आप लोग देखने को नहीं मिलेगा। इस स्केल में जो रिफॉर्म है ये काफ़ी ज़्यादा सेवरल रेसिस्टेंस देखने को मिलता है ब्यूरोक्रेसी के साथ। यानी कि आप लोग देखो कि जो लंबे समय से ब्यूरोक्रेसी का जो भी यहाँ पे बिहेवियर है, जो भी तरीके का यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह दिया जाता है, प्रोसेस वही आज तक चलते आ रहा है, और जो कि रेसिस्टेंस है, यानी कि एक ही जैसा प्रोसेस आपका आगे भी कंटिन्यू हो रहा है। कुछ भी न्यू तरीके का रिफॉर्म जो है बहुत ही सडन यहाँ पे नहीं अडॉप्ट किया जाता है, और रिफॉर्म्स जो है बेटर तरीके से भी नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक चैलेंजेस के कैटेगरी के अंदर ला दिया गया है। कंक्लूजन में बताया जा रहा है कि जो सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर है इस प्रपोज्ड रिफॉर्म का, ये यहाँ पे बैलेंस्ड किया जाएगा। वो भी कैसे, तो कुछ कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे समझ के और कुछ डाइवर्स वर्कर्स को और लर्नर को जिसकी यहाँ पे ज़रूरत है। साथ ही कुछ फ्रेमवर्क्स है जो कि क्रेडिबल असेसमेंट होगा, यानी कि टोटल ट्रांसपेरेंसी को यहाँ पे डेवलप किया जाना चाहिए, और इसको ट्रेनिंग और इंसेंटिव्स के साथ सक्सेसफुली लिंक करना चाहिए। तो ये सारी बातें यहाँ पे कही जा रही है, यानी कि पूरी तरीके से सिविल सर्वेंट को जो है यहाँ पे एक और बेटर तरीके से बनाने की भी बात की जा रही है। सिविल सर्विस की जो यहाँ पे प्रक्रिया है, सिविल सर्विस का जो यहाँ पे आपका सारा काम धाम है, वर्क कल्चर है, रोल है, ये सारी चीज़ों को और एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात की जा रही है। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। मिशन कर्म योगी पूरी तरीके से आप ही लोग के बारे में है, जो आगे आने वाले दिनों में फ्यूचर में हमारे सिविल सर्वेंट बनने जाना है।
अब आते हैं सेकंड आर्टिकल पे, जो कि है इलेक्शन कमीशन टैकलिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत ही बेहतरीन मैं कहूँगी, क्योंकि आपको इसमें दो बातें पता चलेगा। एक तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या बातें रखी गई है। दूसरा चीज़, हम लोग इलेक्शन कमीशन का भी एंगल देखेंगे, इनके पावर वगैरह के बारे में देखेंगे। अभी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा रिसेंटली ये डिसाइड किया गया है कि जो टाइमलाइन है, यानी कि जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को यहाँ पे पब्लिसिटी करने के लिए यहाँ पे जो टाइमलाइन है उसको रिवाइव किया जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि नॉमिनेट करते हैं इलेक्शन के लिए, इसका कहने का मतलब है कि आज के डेट में आप लोग देखते हो कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उसमें मोस्ट ऑफ द जो कैंडिडेट होते हैं उनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस चलते रहता है। वो कोई ना कोई ऐसा कांड करते ही है जिनकी वजह से उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस चलते रहता है। तो उसके बारे में बताया जाता है, यानी कि जब जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अपना इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करते हैं तो उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने सारी बातें रखनी होती है कि उनके ऊपर क्या क्या चार्जेस चल रहा है, क्या क्या आरोप है और किस तरीके का कितना पनिशमेंट है। सारी डिटेल, ईच एंड एवरी डिटेल जो क्रिमिनल चीज़ों से रिलेटेड है वो बताना होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये यहाँ पे स्टेप लिया गया है कि जो टाइमलाइन है यहाँ पे जो बोला जाता है कैंडिडेट को कि आप पब्लिसिटी करो, तो उस चीज़ को रिवाइव किया जाएगा फिर से। तो अगर हम लोग यहाँ पे रिवाइज्ड गाइडलाइन के थ्रू देखें तो कैंडिडेट साथ ही साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको यहाँ पे डिटेल्स देना होता है, जो भी उनका क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है या फिर उनके ऊपर कोई भी आरोप वगैरह लगा गया है तो कहीं भी इफ़ एनी इन न्यूज़पेपर या फिर टेलीविज़न में तो 3 टाइम्स देना पड़ता है। जो रिवाइज्ड अभी जो गाइडलाइंस लाया गया है उसमें ये कहा गया है कि 3 बार जो है उनको यहाँ पे 3 टाइम्स वो न्यूज़पेपर या फिर टेलीविज़न में जो है अपना पब्लिसिटी कर सकते हैं। साथ ही अनकंटेस्टेड जो विनर कैंडिडेट है या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी है जो कि उनको नॉमिनेट कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे पब्लिसाइज कर सकते हैं क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को, यानी कि कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी को कभी भी। और ये जो टाइमलाइन है इससे क्या होगा कि वोटर्स को हेल्प मिलेगा कि वो अपने चॉइसेस को यहाँ पे देख सके, यानी कि उनको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगा। उनको क्या, आप लोग को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलेगा अगर इस तरीके का पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे न्यूज़पेपर या फिर कहीं भी टेलीविज़न में अपना ये चीज़ें बताते हैं कि उनके ऊपर क्या क्या क्रिमिनल चार्जेस है, क्या क्या आरोप प्रतिरोप है। तो इससे क्या हो पाएगा कि आम जनता को यहाँ पे काफ़ी हेल्प हो पाएगा कि वो समझ पाएंगे कि उनके एरिया के कौन यहाँ पे कैंडिडेट है जो कि बेटर तरीके से एमएलए बन सकते हैं, एमपी बन सकते हैं, जो भी है। ठीक है, तो वोट देने में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगा। कुछ और स्टेप देखते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा लिया गया है कि यहाँ पे इंडियन पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज कर सके। तो क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स में आप देखोगे कि ऐसा कहा जाता है हमारे इंडिया में कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस है, यानी कि आप एकदम सूट हो, एकदम बेस्ट हो आप लोग कि अब आप पॉलिटिक्स में आ सकते हो। यानी कि कई मूवीज़ में भी इस तरीके का डायरेक्ट किया गया है कि ठीक है चलो आप क्रिमिनल, आपने आपके ऊपर क्रिमिनल एलिगेशन है, आपके ऊपर क्रिमिनल आपने पनिशमेंट जो है झेल लिया, अब आप जो है बहुत अच्छे तरीके से पॉलिटिक्स में आ सकते हो, पॉलिटिशियन बन सकते हो। और ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियन है भी, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अब यहाँ पे हमारे इंडियन पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइज करना चाह रहे हैं, यानी कि जो भी यहाँ पे कैंडिडेट है अगर उनके ऊपर इस तरीके का घृणात्मक या फिर कोई भी तरीके का हीनियस क्राइम करके उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगा गया तो ऑब्वियस है कि जो भी हमारे आम जनता है वो उनको अगर अवेयर है, जागरूक है, तो वो उनको वोट तो नहीं देंगे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इस तरीके का यहाँ पे स्टेप लिया गया है जिससे कि वो यहाँ पे इलेक्टोरल रिफॉर्म करना चाहते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस जो भी दिया गया है उसके बेसिस पे। तो एक बात और हम लोग देख लेते हैं, 1997 में इलेक्शन कमीशन के द्वारा यहाँ पे सारे रिटर्निंग ऑफिसर्स को ये डायरेक्ट किया गया था कि वो यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर को ही रिजेक्ट कर दें, यानी कि कोई भी कैंडिडेट जिनके ऊपर कोई भी तरीके का, जब वो जिस दिन से वो यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर को फिलअप कर रहे हैं और सेंटेंस, उनका जो डेथ सेंटेंस है वो भी अभी सस्पेंडेड है, यानी कि मान लीजिए कि कोई रेप का है, मर्डर का है और उनके ऊपर डेथ सेंटेंस भी ऐसे कोई कैंडिडेट के ऊपर है और वो यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल को जो है वो फिलअप कर रहे हैं, तो उनके नॉमिनेशन पेपर को जो है रिजेक्ट कर देना है। ये रिटर्निंग ऑफिसर्स को इस तरीके का डायरेक्ट किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा 1997 में। एक सिस्टम है फ्लाइंग स्क्वाड का, तो फ्लाइंग स्क्वाड का इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था जिससे कि जो ब्लैक मनी है इलेक्शन के टाइम में आप लोग देखते हो कि जो भी कैंडिडेट है वो बहुत ज़्यादा पैसा उड़ाते हैं और ब्लैक मनी जो उनके पास होता है उसको वो लुटाते भी है और काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मनी भी वो अर्जित करते हैं। तो जो भी ब्लैक मनी यहाँ पे इलेक्शन के दौरान जो वो यहाँ पे इस्तेमाल करते या अर्जित करते तो उसको सीज़ करने के लिए यहाँ पे एक फ्लाइंग स्क्वाड भी इंट्रोड्यूस किया गया था।
इसमें आप लोग देखो कि मच मोर इंटेंस है, यानी कि जो वोटर अवेयरनेस जो कंपेन है ना वो बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुका था। इवन यहाँ पे कंपेन जो है सेलिब्रिटीज़ को भी इस्तेमाल करके ये आपका चलाया गया था कि उनको ये वोट ना करें, यानी कि इस तरीके का, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ की बातें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारे इंडियन सिटीजन्स के लिए। जैसे आप देखते हो कि कोई एडवर्टीज़मेंट है जिसमें कि शाहरुख खान, सलमान खान या फिर अमिताभ बच्चन जी अगर इस तरीके की कोई एडवर्टीज़मेंट करते हैं तो उनको लोग आंख फाड़ फाड़ के देखते हैं और उस एडवर्टीज़मेंट को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन भी मिलता है। तो इसलिए यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ का इस्तेमाल करके इस तरीके का अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया, जिसमें कि ये बताया गया कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर जो भी कैंडिडेट है, अगर उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेस लगा गया है, चाहे वो कोई भी पनिशमेंट हो, लाइफ इम्प्रिजमेंट हो या फिर किसी भी तरीके का डेथ सेंटेंस भी अगर उनका सस्पेंड हो गया है, लाइफ इम्प्रिजमेंट तो नहीं लेकिन डेथ सेंटेंस अगर सस्पेंड हो गया ना, तो उनको भी जो है वो वोट ना करें। इस तरीके के लोग को हम लोग पॉलिटिक्स में जो है इंक्लूड ना करें, इस चीज़ का कंपेन भी चलाया गया था। आज के डेट में आप देखोगे कि क्या है, एक कैंडिडेट जो कोई भी, चाहे वो नेशनल स्टेट असेंबली का हो या नेशनल असेंबली इलेक्शंस का हो या स्टेट असेंबली इलेक्शन का हो, उनको यहाँ पे ज़रूरत है कि एक एफिडेविट उनको देना है। और वो भी किस में, तो 26 फॉर्म है जो कि यहाँ पे द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत आता है। उसमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उनको देना है अपने क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स का, कभी भी, यानी कि उनका क्रिमिनल जो भी वो उनके ऊपर चार्जेस लगाए, साथ ही साथ उनका कितना एसेट है, ठीक है, कितना लाइबिलिटीज़ है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कि कितने पढ़े लिखे हैं। अनपढ़ लोग जो है वो पॉलिटिक्स में भरे पड़े हैं, कहा जाता है ऐसे ही कुछ कि अनपढ़ लोग जो है पूरे भरे पड़े हैं, और आप इतना मेहनत कर रहे हो और जाओगे कहाँ, तो अनपढ़ लोगों के अंडर में जाओगे, तो ये भी बात कहा जाता है। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा ये जो फॉर्म है 26, जो कि यहाँ पे कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 के तहत आता है, इसको अमेंड किया गया और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ ही इसको अमेंड किया गया। और अब यहाँ पे क्या है कि कैंडिडेट को ये ज़रूरत है कि कमीशन के द्वारा जो भी प्रोवाइड किया गया है उस फॉर्म को वो फिलअप करना है और यहाँ पे डिटेल देना है, यानी कि उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस अगर पेंडिंग है तो उसके बारे में डिटेल देना है फॉर्म 26 में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन का क्या लिमिटेशन है क्रिमिनलाइजेशन को टैकल करने के लिए, क्योंकि हमारे ये पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा क्रिमिनलाइजेशन है, तो इलेक्शन कमीशन के पास कुछ तो पावर होना चाहिए ना, जिससे कि वो यहाँ पे जैसे कोई भी कैंडिडेट अगर कंटेस्ट कर रहे हैं तो उनके ऊपर अगर किसी भी तरीके का आरोप है तो उसको वो यहाँ पे रिजेक्ट कर सके, तो इस तरीके का पावर होना चाहिए। लेकिन देखते हैं कि क्या लिमिटेशन है, ये समझिए। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसके थ्रू वो मॉनिटर कर सके और कंप्लायंस को इंश्योर कर सके। फॉर एग्जांपल के बेसिस पे आप देखो कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ये एक मैंडेटरी बनाना पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए कि वो अपने वेबसाइट में जो है ना डिटेल इन्फॉर्मेशन को अपलोड करें, यानी कि यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है और जो भी यहाँ पे सेलेक्ट हुए हैं एज ए कैंडिडेट, साथ ही साथ रीज़न भी बताना है इस तरीके का सिलेक्शन का, यानी कि उनके ऊपर एक तो क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, साथ ही वो सेलेक्ट भी हो गए हैं तो क्यों सेलेक्ट हुए हैं ये रीज़न भी बताना है, साथ ही साथ क्यों अदर इंडिविजुअल्स जो है जिनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है वो क्यों नहीं सेलेक्ट हो पाए, इसका भी रीज़न बताना है। तो इस कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए, इस डायरेक्शन को इंश्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ह्यूमन रिसोर्सेज और डिजिटल सिस्टम्स की ज़रूरत है, जो हमारे कंट्री में आज तक नहीं है, अभी तक नहीं है, इलेक्शन कमीशन के पास भी नहीं है कि वो ये सारे रीज़न बताए कि एक कैंडिडेट ऐसे है जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस का यहाँ पे केसेस जो है पेंडिंग है वो सेलेक्ट होकर आ गए, लेकिन दूसरे कैंडिडेट ऐसे है जिनका यहाँ पे क्लीन चिट है, मीन्स उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है बट वो इलेक्ट होकर नहीं आए, तो क्यों वो सेलेक्ट होकर नहीं आए ये बताना है, ठीक है, तो ये नहीं बता पा रहे। सेकंड है कि नो पावर टू डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट, यानी कि ये सबसे बड़ी मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके का पावर इलेक्शन कमीशन के पास होना चाहिए, बट इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर नहीं है कि वो किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सके। इवन अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस चार्जेस उनके ऊपर है तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो 1951 का है उसके सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग यहाँ पे डील किया जाता है कि डिस्क्वालीफाई करना है, वो भी कब, तो सिर्फ ओनली आफ्टर अ पर्सन इज़ कॉन्विक्टेड फॉर सर्टेन ऑफेंसेस, यानी कि तभी उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। मान लीजिए कि कोई भी पर्सन है उनके ऊपर कोई भी सीरियस चार्जेस लगा हुआ है, लेकिन अभी तक ये जो है ना ये अपराध अभी सिद्ध नहीं हुआ है, लेकिन उनको तभी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं जब उस पर्सन का जो है ना कुछ सर्टेन ऑफेंसेस जो है कॉन्विक्ट हो जाए, यानी कि ये पता चल जाए कि हाँ इस कैंडिडेट के द्वारा इस तरीके का सीरियस और हीनियस क्राइम किया गया है। जब उनके ऊपर सिद्ध होगा तभी उसको जो है यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करने का पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। थर्ड है कि फॉल्स एफिडेविट भी है, यानी कि जो
इलेक्शन का फॉल्स एफिडेविट का जो मैटर है ना, वो एक्सट्रीमली आपका सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलेगा, जिससे कि हमारे इलेक्शन के प्योरिटी पे अफेक्ट हो सकता है। और साथ ही इस तरीके का जो ढीला पनिशमेंट दिया जाता है, ये भी यहाँ पे इस तरीके का नहीं है कि इस तरीके का एक्टिविटी को यहाँ पे डरा सके, डिटरेंस क्रिएट कर सके। यानी कि हमारे यहाँ जो भी बहुत ही ज़्यादा फॉल्स एफिडेविट यहाँ पे गलत तरीके से एफिडेविट यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा दिया जाता है, तो गलत एफिडेविट देने का भी पनिशमेंट जो है ना इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ सीरियस पनिशमेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ढीला ढाला पनिशमेंट है। तो कहा जा रहा है कि इस तरीके का जो ढीला ढाला पनिशमेंट दिया जा रहा है ना, इससे कहीं ना कहीं जो है कैंडिडेट को कोई भी तरीके का डिटरेंस क्रिएट नहीं होगा। साथ ही ये जो फॉल्स एफिडेविट है और सस्पेंशन है किसी भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन का एफिडेविट में, तो ये भी इंक्लूड नहीं किया गया है कि इसको भी इलेक्शन को चैलेंज करना है या फिर कोई भी नॉमिनेशन पेपर को जो है रिजेक्ट करना है। तो ये भी एक है कि गलत जो है आपको देखने को मिलेगा कि फॉल्स एफिडेविट बहुत ज़्यादा किया जाता है। एफिडेविट कहने का क्या मतलब होता है? एफिडेविट कहने का मतलब हिंदी में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हलफनामा कहा जाता है, मे बी, प्लीज़ इसे चेकआउट कर लीजिएगा। एफिडेविट कहने का मतलब है कि जो भी कैंडिडेट होते हैं ना, वो यहाँ पे रिटन में लिख कर देते हैं। एक अलग अलग इंडिविजुअल कैंडिडेट जो है अपने अपने में एक पेपर में लिख कर देते हैं, और वो कसम खाते हैं कि वो जो भी लिख रहे हैं वो सही लिख रहे हैं, यानी कि अपने बारे में डिटेल बताते हैं। और एक तरीके का ओथ है, यानी कि इंडिविजुअल के द्वारा जो है सच कहने का एक ओथ है कि सच कहने का एक पेपर होता है कि वो सच बता रहे हैं अपने बारे में, कि उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है। इस तरीके का मान लीजिए कि कोई भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी के कोई भी लीडर है या फिर कोई भी यहाँ पे इंडिविजुअल है, कैंडिडेट है, जिनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्रिमिनल केसेस है, मर्डर का चार्जेस है उनके ऊपर, बट वो एफिडेविट में लिख दे कि उनके ऊपर मर्डर का चार्जेस नहीं है। अगर ये पता भी चल जाता है कि उन्होंने एफिडेविट गलत लिया, फॉल्स एफिडेविट दिया, तो उनके ऊपर कुछ गलत बड़ा पनिशमेंट होना चाहिए ना, तब जाकर दूसरे कैंडिडेट जो है इस तरीके का गलत चीज़ें नहीं लिखेंगे अपने एफिडेविट में। बट ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, तो हल्का फुल्का पनिशमेंट दे देते, इतना ढीला ढाला पनिशमेंट दे देते कि दूसरे कैंडिडेट जो है इस तरीके की चीज़ों से डरते भी नहीं है, और वो भी ऐसा काम करते हैं। तो फॉल्स एफिडेविट भी है। नेक्स्ट है कि मिसयूज़ होता है, यानी कि रिलीजन का इलेक्ट्रल जो गेन करने के लिए। तो ये तो हमारे यहाँ आप लोग देखते ही हो कि कास्ट पॉलिटिक्स, रिलीजन पॉलिटिक्स तो बहुत चलता है, यानी कि जाति धर्म के नाम पे ही जो है इलेक्शन के आधे से ज़्यादा वोट जो है वो चल जाते हैं। तो इसको करप्ट प्रैक्टिस जो है, इस तरीके के प्रैक्टिस को क्वालिफाई किया गया है कि ये करप्ट प्रैक्टिस है, ये गलत तरीके का प्रैक्टिस है कि आप जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है वोट मांग रहे हो या फिर वोट दे रहे हो। तो इसको भी क्वेश्चन करना चाहिए था इलेक्शन पिटीशन के द्वारा, लेकिन इसमें कोई भी तरीके का इंक्वायरी नहीं है। यानी कि ऐसा अगर किया जा रहा है तो इसके ऊपर जो है ना इलेक्शन कमीशन के पहले जो है इलेक्शन कमीशन के सामने इस तरीके का कोई भी इंक्वायरी नहीं किया जाता है जब भी इलेक्शन इस तरीके के प्रोग्रेस में होता है। तो सबसे बड़ी बात है, और यही चीज़ है जिसके बेसिस में आप लोग देखते हो कि गलत इंसान को वोट चला जाता है। तो ये कुछ ऐसा आप देखोगे कि लिमिटेशन है इलेक्शन कमीशन के पास। वे फॉरवर्ड में बहुत अच्छी बातें यहाँ पे बताई जा रही है। वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन और जो लॉ कमीशन है उनको यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन देना चाहिए, वो भी यूनियन गवर्नमेंट को, कि वो यहाँ पे कुछ रिफॉर्म लेकर आए, यानी कि पॉलिटिक्स को डीक्रिमिनलाइजेशन करने के लिए। तो सबसे पहला है कि यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट है 1951 का, उसको अमेंड करने का ज़रूरत है। इसमें क्या क्या अमेंड करना है? सबसे पहले कॉन्विक्शन इंक्लूड करना है आर्टिकल सेक्शन 125A में, और एक ग्राउंड ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन रखना है। साथ ही इन्हेंस्ड सेंटेंस करना है, यानी कि जो यहाँ पे सेंटेंस है उसको और ज़्यादा बढ़ाना है। वो भी यहाँ पे जो गलत एफिडेविट देते हैं तो मिनिमम 2 साल का तो यहाँ पे जेल करना ही करना चाहिए। थर्ड है कि यहाँ पे ऑफेंस, जो यानी कि जो गलत यहाँ पे एफिडेविट भरते हैं और एज ए करप्ट प्रैक्टिस, तो उनके लिए यहाँ पे अपराध भी होना चाहिए। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है अगर अपराध है तो उनके लिए जो है बेटर इसको एक अपराध के कैटेगरी में रखना चाहिए। तो ये चीज़ करना है, वो भी कहाँ, तो यहाँ पे अमेंड करके रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट 1951 को। साथ ही एक इंडिपेंडेंट मेथड होना चाहिए वेरिफिकेशन का। जो विनर एफिडेविट है ना, उसको एक अलग से जो है वेरीफाई करने का एक मेथड होना चाहिए, और ये पता करना चाहिए कि ये गलत तरीके का एफिडेविट है कि नहीं है। साथ ही थर्ड है कि पर्सन को रोकना चाहिए, यानी कि अगर उनके ऊपर कॉग्निजेबल ऑफेंस है और उनके ऊपर जिनके ऊपर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है उनको इलेक्शन लड़ने से रोकना चाहिए। कॉग्निजेबल ऑफेंस कहने का मतलब है कि आपको अरेस्ट करने के लिए वारंट की ज़रूरत नहीं है और आपको बेल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। यानी कि ऐसा आपने क्राइम किया है कि आपको अब इसके लिए बेल नहीं मिलेगा, और साथ ही साथ जो है वो वारंट की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जो है अगर आपके ऊपर कोई भी FIR लॉन्च होता है तो आपको जो है डायरेक्ट यहाँ पे
अरेस्ट कर लिया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को जो है ना इलेक्शन लड़ने के लिए देना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पे कि ट्रायल होना चाहिए रेलिवेंट कोर्ट में। जहाँ पे भी केस अगर आप देखो कोई भी सिटिंग मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर के अगेंस्ट में है तो उसके अगेंस्ट में जो केस चल रहा है उसका ट्रायल भी होना चाहिए। अगर ये ट्रायल जो है कंप्लीट नहीं हो सका, जो भी यहाँ पे पीरियड दिया गया, मान लीजिए 6 महीना या फिर 1 साल दिया गया है, तो ये चार्ज जो है ना उस सेट पीरियड में ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो ट्रायल जज जो है ना उसको यहाँ पे रीज़न देना चाहिए, यानी कि हाई कोर्ट में वो रीज़न दे इस रेलिवेंट केस को लेकर कि उन्होंने यहाँ पे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, जितना भी टाइम लिमिट दिया गया था उसमें उन्होंने अपने ट्रायल को कंप्लीट क्यों नहीं किया। इसका और बोला जा रहा है कि रेट्रोएक्टिव एप्लीकेशन हो, यानी कि जब से यहाँ पे प्रपोज्ड अमेंडमेंट इफेक्ट में आए तो सारे पर्सन जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस है और जिनको यहाँ पे 5 साल से ज़्यादा पनिश किया गया है तो उस डेट से जो है ना वो डिस्क्वालीफाइड हो, यानी कि सर्टेन सेफगार्ड के साथ उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को कुछ एडिशनल पावर देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी मैटर अगर इन्वेस्टिगेशन करना है तो ये यहाँ पे कमीशन के द्वारा स्पेसिफाई करना चाहिए। कोई भी पर्सन को प्रोसिक्यूट कर सकते हैं जब भी वो इलेक्ट्रल ऑफेंस करे, यानी कि अगर उनके द्वारा कोई इलेक्शन में कोई भी तरीके का अपराध करे तो उनके ऊपर जो है प्रोसिक्यूट कर सके। साथ ही कोई भी स्पेशल कोर्ट को वो अपॉइंट कर सके अगर उनको लगता है, इलेक्शन कमीशन को लगता है कि कोई अपराध हो रहा है तो उसके ट्रायल के लिए एक स्पेशल कोर्ट जो है वो अपॉइंट कर सके। और ये दोनों काम कर सके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो कि 1951 का है, तो इसके तहत करना ही चाहिए। तो ये सारे कुछ एडिशनल पावर देने की बात की गई है। तो इतनी बेसिक बातें हम लोग देख ही लिए हैं। अब देखते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, जो कि यहाँ पे आपको रीज़न भी पता होना चाहिए। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात करें तो क्रिमिनल्स जो कि यहाँ पे इलेक्शन में इंटर करते हैं, इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, इवन यहाँ पे इलेक्शन जीत भी जाते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का, लेकिन उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस चलते रहता है, पेंडिंग होता है, और ऐसे लोग जो है इलेक्शन जीत के आ जाते हैं। 2019 के इलेक्शन के बाद आप देखोगे तो 43% जो लोकसभा के मेंबर हैं उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। साथ ही यहाँ पे 29% जो उनके 43% में से 29% ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ही सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है, जैसे मर्डर का, रेप का, किडनैपिंग का। वहीं अगर 84% आप देखोगे तो उनके द्वारा सेल्फ डिक्लेयर किया गया है एसेट जो कि 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ जो है आपको MP MLA देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है हमारे यहाँ क्रिमिनलाइजेशन का? रीज़न है यहाँ पे नेक्सस, जो कि क्रिमिनल्स और पॉलिटिशियन के बीच में है। पैसे का इस्तेमाल होना, मसल पावर का इस्तेमाल होना इलेक्शन में, साथ ही क्रिमिनल जस्टिस जो सिस्टम है उसमें डिले होना। कोई भी आप लोग देखो कि क्रिमिनल होता है, क्राइम होता है, जैसे कि आप देखो कि निर्भया रेप केस में 7 ईयर्स लग गए उनको यहाँ पे फांसी की सज़ा देने में। इतना लंबा साल लग जाता है, 20 साल तक लग जाता है। तो उतने लंबे समय तक क्या होता है कि हमारे यहाँ केस चलता है, जुडिशियल सिस्टम बहुत ही स्लो चलती है। तो उसके बीच में लोग जो है इस तरीके का गलत काम करते हैं और यहाँ पे पॉलिटिक्स में घुसते हैं। साथ ही यहाँ पे लैक ऑफ वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है, क्रिमिनल कैंडिडेट की टॉलरेंस है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको इलेक्ट्रल सिस्टम भी देखने को मिलेगा। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है जो कि यहाँ पे क्रिमिनल्स को डिस्करेज करता ही नहीं है कि वो इलेक्शन लड़े। इसका इम्पैक्ट क्या होता है मींस क्रिमिनलाइजेशन का? सबसे पहले लॉ ब्रेकर जो है वो यहाँ पे इलेक्ट होकर आ रहे हैं और लॉ मेकर बन रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो जो हमारे कंट्री के कानून को तोड़ते हैं वही यहाँ पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में बैठ के हमारे लिए कानून बनाते हैं, तो हंसने वाली बात है। साथ ही साथ लेजिस्लेचर में आप देखो क्रेडिबिलिटी की कमी है, लेजिटिमेसी की कमी है। जो अनअक्वाइंटेड जो ब्लैक मनी होता है, गलत तरीके से इलीगल एक्टिविटीज़ से जो पैसे कमाए जाते हैं उसकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है। इलेक्शन के बाद आप देखोगे कि जो लेवल है करप्शन का वो बहुत बढ़ जाता है। एक कल्चर आप देखोगे वायलेंस का सोसाइटी में वो इंट्रोड्यूस होता है। बैड प्रेसिडेंसेस देखने को मिलेगा यूथ का, यानी कि आप देखोगे कि ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है इसमें भी एक पॉइंट भी आपको पॉजिटिव देखने को नहीं मिलेगा, सारे पॉइंट्स यहाँ पे नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। इसका इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में, हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री के इमेज में बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बातें रही, ये सारे फैक्ट्स फिगर आपको पता होना चाहिए। बहुत ही अच्छी टॉपिक है, बहुत ही हॉट टॉपिक है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, तो इसके बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। तो गाइस आज के लिए बस इतने ही रखते हैं। अच्छे से आप लोग, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोनों आर्टिकल। इससे रिलेटेड कल हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। साथ ही कल स्टार्ट करेंगे हम लोग केशवानंदन भारती केस, विच इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि केशवानंदन भारती केस की डेथ हो चुकी है। तो इसलिए इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं और इनका पॉलिटी में बहुत ही बड़ा योगदान है। किस तरीके से योगदान है कल हम लोग देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही। बस आपको ये लेसन अच्छी लगती है, अगर आपको कहीं से भी हेल्पफुल होती है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिएगा, एंड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।